हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स में। तो जिस तरह से हमने लास्ट में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट किया था, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे के पूरे 12th के मैथ्स में इससे इजी चैप्टर ना कोई है ना कोई होगा। ओके इसलिए आपको इस चैप्टर में अच्छा स्कोरिंग भी होगा, इंटरेस्टिंग है और इसको सॉल्व करने में आपको भी मजा आएगा। ओके ये मैथ्स ऐसा मैथ्स है, फनी मैथ्स जिसे आप बोल सकते हो या फज्जी मैथ्स बोल सकते हो, जिसमें आप लोग इंटरेस्ट के साथ साथ मजा लेके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि लॉजिकल है, इसमें क्या क्या करना है। इसलिए हम पढ़ेंगे आज नया चैप्टर का नाम है व्हाट इज इट, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके तो बच्चों ये आपके मैथ्स पार्ट 1 में ये आपका पहला चैप्टर है। ओके हालांकि हमने लास्ट में जो चैप्टर कंप्लीट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो आपका थर्ड चैप्टर था, पर हमने उसका बेसिक पहले ही 11th में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपका थर्ड चैप्टर पहले कवर कर लिया। अभी पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। एक बार और मैं रिपीट कर लूँ, ये चैप्टर बहुत ही क्या है बच्चों, ईजी है, इंटरेस्टिंग है और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है ना। आपको स्कोरिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके जहन में एक चीज आएगी कि सर ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा, है ना। तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपका मैथमेटिकल लॉजिक, ये आपको आएगा एग्जाम में कुल मिला के 6 मार्क्स के लिए, है ना। आपको एग्जाम में पूरी तरह से 6 मार्क्स को आपको पूछेगा और मार्क विथ ऑप्शन होगा 8 मार्क्स के लिए, बराबर। आपको 8 मार्क्स का पूछेगा पेपर में, जिसमें से आपको 6 मार्क का कंफर्म लिखना पड़ेगा। किसके लिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक के लिए। अब एक्चुअली मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, चैप्टर के अंदर ही उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा कि लॉजिक तो है पर किसकी वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से। दैट्स वाई मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक लगाओ भाई साहब, पर मैथ्स का यूज करो। ओके अब कैसे करेंगे, क्या है मेन फंडा, क्या है उसके मेन क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक। ओके बेसिक चीज़ें कि सेंटेंस क्या होती है, स्टेटमेंट्स क्या होती है, उसके बाद कनेक्टिव्स क्या होगी, हर एक बात को पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके तो ये बेसिक वीडियो है, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा दिक्कत जा सकता है। ओके चलिए बढ़ेंगे आगे। पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मैथमेटिकल लॉजिक, पर उसके पहले कंटेंट्स पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके तो एक बार और देख लो, चैप्टर कुल मिला के चैप्टर का वेटेज जो होगा वो वेटेज होगा 6 मार्क्स के लिए। पूरी तरह से आपको 6 मार्क्स को पूछेगा और मार्क विथ ऑप्शन होगा, मतलब पेपर में आपको 8 मार्क को तो पूछेगा पर कंफर्मली आपको 6 मार्क का लिखना पड़ेगा। समझ में आया, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए बढ़ते हमारे मेन पोर्शन के ऊपर। चलिए तो जहां पे आपको दिख रहा है ये पीडीएफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक यूर वीडियो क्वालिटी हाई फॉर सीइंग द स्क्रीन प्रॉपरली एंड यूज द हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके चलिए तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो फर्स्ट होगा विच वन, मैथमेटिकल लॉजिक। अब यहाँ पे लॉजिक तो लगाना है पर किसका यूज करना है, मैथमेटिक्स का। ओके दैट्स वाई हम मैथ्स पढ़ते हैं ना। तो मैथ्स में ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप ये चैप्टर अगर आपको समझ में आता है तो इसका यूज ना किसी चैप्टर के लिए होगा, है ना। एक बार और समझ लो, इस चैप्टर का यूज आपके 12th क्लास के बाकी चैप्टर्स में कभी भी नहीं होगा और कभी ना ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा हटके है। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है मैथ्स के लिए। ओके तो ये चैप्टर खुद में ही एक डिफरेंट है, यूनिक है, तो इसको आप खुद से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आएगा। क्योंकि कुल मिला के जितने भी चैप्टर्स है 12th के, उसमें ये चैप्टर सबसे ईजी है और मोस्ट वैल्यूएबल, इंटरेस्टिंग है और उससे भी इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है। ठीक है चलिए पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए इसका वेटेज मैंने आपको अभी बताया कि 8 मार्क्स से ऑप्शन में होगा और आपको कुल मिला के 6 मार्क का लिखना पड़ेगा। ठीक है अब देखिए इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, पहले हम वो चीज़ पढ़ते हैं। आपको पता है पिछली बार जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब से हमने ये चीज़ पढ़नी स्टार्ट की है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है चलिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक, जिसे आप इंट्रोडक्शन बोल लो, है ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आपके बारे में अगर मुझे जानना है कि आप कौन हो, है ना, तो आपका मैं क्या लूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो लूँगा ना, जैसे आप इंट्रोडक्शन बोलते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, है ना, आप क्यों आए हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारी बातें जो पूछना होता है ना किसी के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो उससे आप क्या बोलते हो, इंट्रोडक्शन बोलते हो।
मे आई करेक्ट? ओके, तो उसी तरह से अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिकल लॉजिक, तो एग्जैक्टली मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, और ये कहाँ से आया है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका यूज क्या होगा, एप्लीकेशंस क्या होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप मैथ्स में प्रॉपरली एक प्रॉपर वे से स्टडी कर पाओगे और आपको इसका बेनिफिट होगा। चलिए, तो बच्चों देखिए, फर्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक, सेकंड पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यूज, है ना। स्टेटमेंट यानी क्या होता है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे आगे। ट्रूथ वैल्यू मतलब किसी भी चीज़ की दो वैल्यूज होते हैं। आपको अगर मैं बोलूंगा कि आपका नाम ये है ना, अगर मैंने बोल लिया, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कुल मिला के 65 से लेके 70 के रेंज में बच्चे हैं, तो अगर मैंने बोल लिया कि एक बच्चे का नाम हमारे क्लास में निशांत है ना, निशांत जाम्बुड़े, जो कि बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट्स है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैंने नाम ले लिया। तो निशांत जाम्बुड़े जो हमारे क्लास में बच्चा है, तो मैंने बोल लिया कि आपके क्लास में निशांत जाम्बुड़े नाम का एक लड़का है। तो क्या ये स्टेटमेंट मैंने जो बोला है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, क्या वो पहले स्टेटमेंट होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने बताया हमें कि आपके हमारे क्लास में निशांत जाम्बुड़े नाम का एक लड़का है करके। और ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है हम कैसे निकालते हैं, हम चेकआउट करते हैं, है ना। तो हमने चेक कर लिया, तो एक्चुअल में आपके क्लास में निशांत जाम्बुड़े नाम का लड़का है। दैट्स वाई दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। ट्रू मतलब सही है, और सही के लिए क्या होती है वैल्यू, कैपिटल टी, मतलब ट्रू होगा। अगर मैंने बोला होता कि आपके क्लास में, है ना, आपके क्लास में माइकल जैक्सन है, तो क्या आपके क्लास में सही में माइकल जैक्सन है क्या? नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने जो स्टेटमेंट बोला वो गलत है। तो गलत है मतलब क्या होगा, फॉल्स, जिसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ होगी। ये सारी चीज़ें आपको आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से समझो, आराम से देखो। वीडियो नहीं समझ में आए उस पॉइंट पे जाओ और समझो। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज बेसिक है, फिर बाद में जो वीडियो आएंगे एज कंपेयर टू दिस वीडियो थोड़े छोटे ही होंगे। ओके चलिए, देन थर्ड पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब किसी भी दो चीज़ को आपस में जोड़ना। अगर मैंने बोला कि वहाँ पे आम गिरा है और आम के साथ साथ वहाँ पे एक पपीता भी गिरा है ना, या फिर पपई बोल लो, आप लोगों को पपई पता है, तरबूज पता है, आप खाते हो, है ना। तो उस तरह से अगर आप मुझे बोलना है कि वहाँ पे कोई भी दो फ्रूट्स गिरे हैं, एक मैंगो होगा और एक होगा वाटरमेलन, तो मैं क्या करूँगा दोनों को बोलने के लिए क्या करूँगा कि वहाँ पे आम गिरा है और साथ में तरबूज भी गिरा है ना। तो जो मैं और वहाँ पे वर्ड यूज करूँगा ना, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, एक स्टेटमेंट होगा कि वहाँ पे आम गिरा है, दूसरा होगा, है ना, और वहाँ पे क्या गिरा है, तरबूज भी गिरा है। तो दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, और नाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया, जिसे आप क्या बोलते हो, और मतलब एंड, है ना। हिंदी में तो और हो गया, इंग्लिश में क्या होता है, एंड होता है ना। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारी बातें पढ़नी है। देन कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं वन बाय वन। जस्ट देखिए वीडियो को और समझिए। अगर ये बेसिक आपको समझ में आया तो आप छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी इस चैप्टर का आराम से कर पाओगे विदाउट आपको कोई टेक्स्ट बुक में बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रूथ वैल्यू यानी क्या होता है, ये आपके दिमाग में आ गया, आपका लॉजिक लग गया अबाउट द मैथमेटिक्स, देन यू लर्न अबाउट द मैथमेटिकल लॉजिक क्लियरली। चलिए, अब ये तीन कंटेंट हो गए। अब चौथा क्या पढ़ेंगे, चौथा कंटेंट होगा आपका ट्रूथ टेबल रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, है ना। ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता है कि अगर दो चीजें अगर ट्रू है ना, तो उनकी जो कनेक्टिव्स है, दोनों के बीच में अगर एंड आएगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी। दो चीजें अगर ट्रू है तो उनके बीच में अगर और आएगा तब उनकी वैल्यू क्या होगी। दो चीजें अगर सही है तो उनके बीच में इंप्लीकेशन आएगा तब क्या होगा। ये बातें मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, पर जैसे हम वीडियो में आगे आगे जाएंगे ये सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर जाएगी, आपके आंखों के सामने आएगी। आप सुनो और देखो अच्छे से, जस्ट फोकस ऑन द वीडियो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स। ओके, लिसन केयरफुली एंड लुक एट द वीडियो केयरफुली। ओके चलिए, सो ट्रूथ टेबल रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। पांचवा पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न क्या होगा, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, है ना। ये बहुत ही न्यूमेरिकल पार्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस में, पर न्यूमेरिकल होगा ही क्या, ट्रू या फॉल्स में न्यूमेरिक सॉल्व करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लास्ट में आपको आंसर वही निकालना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। तो अभी 6 पढ़ेंगे टेउटोलॉजी। टेउटोलॉजी मतलब क्या होगा ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ देखो कंटेंट्स को। देन पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, देन कॉन्टीजेंसी क्या होगा, है ना, कॉन्टीजेंसी क्या होगा। देन 7वां आता है
क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, देन ड्यूलिटी, ओके। और लास्ट में आता है अप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। आपको मैंने पहले बताया कि जिस चीज़ को आप पढ़ते हो उसका आपको अप्लीकेशन पता होना चाहिए। टू स्विचिंग सर्किट्स एंड स्विचिंग टेबल, है ना। सर्किट्स जो बनते हैं, आपको पता है सर्किट्स बनाने में आप फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको सर्किट्स बनाने के लिए ट्रूथ या ट्रूथ वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आप लिखते नहीं हो एक्चुअली कि ट्रू है कि फॉल्स है, पर विदाउट ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट के आप सर्किट बना ही नहीं सकते जब तक आपके पास कोई डेटा गिवन नहीं है ना। अगर आपके पास दिया ही नहीं है कि वहाँ पे करंट है, वोल्ट है ना, तो आप कैसे क्या सर्किट निकालोगे, है ना। तो वो जो दी हुई बात है वो ट्रूथ टेबल के हिसाब से ट्रू है कि फॉल्स है, ये निकालने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए पढ़ेंगे आगे, आपको समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, जहाँ पे हमारा पहला कंटेंट था व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक, तो पहले ये पढ़ेंगे जिसे आप इंट्रोडक्शन बोलते हो, इसके बारे में, इसका नामकरण या फिर इसका कहाँ से कहाँ ये क्यों आया है, आपको परेशान करने के लिए आया है या आपको थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट दिलाने आया है ना। तो चलिए देखेंगे इसके बारे में। तो मैथमेटिकल लॉजिक को पढ़ने के लिए मैंने थोड़े थोड़े इसको पॉइंट में लिखा है, पॉइंट को समझो, इजी है। कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग। अब रीजनिंग आपने वर्ड पढ़ा होगा क्योंकि रीजनिंग इज जस्ट फैमिलियर टू मैथमेटिक्स। रीजनिंग मतलब क्या होता है, कोई भी रीजनेबल थिंग्स होती है जिससे आप लोग सॉल्व करते हो। रीजनिंग मतलब क्या होता है, कोई पजल सॉल्व करना, है ना, कोई पजल आपके सामने दिया है उसको सॉल्व करना, ओके। उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन दिया है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के नंबर्स मिसिंग है तो मिसिंग नंबर को ढूंढना, ये सारी बातें किस में आती है, रीजनिंग में आती है। पर उस पजल को सॉल्व करने के लिए, मिसिंग वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में क्या लगना चाहिए, लॉजिक लगना चाहिए। इसलिए हम लॉजिक को ही क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग। किसे बोलते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक को हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, जस्ट समझो और देखो। देन सेकंड यहाँ पे पॉइंट क्या होगा कि लॉजिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक मतलब क्या होता है आपको पता है, ग्रीक में आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं कि ग्रीक जो होता है ना, ग्रीक के हिसाब से कि जो वर्ड आपने पहले पहले पढ़े हैं, जो पहले के सेंचुरी में होते थे, है ना, वहाँ पे वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन था वो थोड़ा डिफरेंट था और अभी के लिए डिफरेंट है। तो उस टाइम पे ग्रीक वर्ड में लॉजिक को लोगोस कहा जाता था, है ना बेटा। तो उस टाइम पे लॉजिक को लोगोस कहा जाता था। तो इस टाइम में इन द 21 सेंचुरी वी विल से दैट लोगोस एज अ लॉजिक, बराबर है ना। एंड द थर्ड पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस, और लोगोस मतलब क्या होता है, लॉजिक होता है, आपको मैंने अभी बताया। नाउ टर्न ऑन द फोर्थ पॉइंट, द स्टडी ऑफ द लॉजिक। अभी देखिए ये लॉजिक की स्टडी करके आपको क्या हेल्प मिलेगी फ्यूचर में या मैथ्स में। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो जो भी आप स्टडी करोगे लॉजिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, इसमें आपको हेल्प क्या होगी, एक तो आपका माइंड फ्रेश होगा, माइंड की सिस्टमैटिक, जो आपकी माइंड आपका घूमता है कि भाई क्या करना है, इतने सारा सिलेबस है, 4 सब्जेक्ट करने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। तो अगर आप मैथ में ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मैथ्स में जितने भी चैप्टर है इसमें से एक चैप्टर आपने आराम से बिना पढ़े ही कर लिया, है ना। इसलिए सिर्फ वीडियो को देखो और समझो, आपको आराम से आएगा, ठीक है। देन और इसके साथ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी मेंटल एबिलिटी, मतलब किसी भी क्वेश्चन को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये सारे के सारे आपके दिमाग में लॉजिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलिए डरना नहीं है, ओके। पांचवा पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स एंड कन्वर्स ऑफ थ्योरम एट एक्स्ट्रा। आपको मैंने अभी बोला बच्चों ये चीज़, ओके, कि ये आपको हेल्प कहाँ पे करेगी, डेवलप करने के लिए। क्या आपके अंदर जो स्किल है ना अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, किसी भी क्वेश्चन को समझने की, किसी भी पोर्शन को समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की, साथ में वेरियस स्टेटमेंट को समझने की, ओके। और आप जो थ्योरम पढ़ते हो मैथ्स में, आपको मैंने थ्योरम पढ़ाए हैं 11th में 12th में भी, तो उस थ्योरम को समझने की जो स्किल होती है वो आपको इस चैप्टर से मिल सकती है, लॉजिक कैसे लगाना है। देन साथ में कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स मतलब थ्योरम के थोड़ा बहुत रिवर्स होता है, एट एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारी बातें। ये तो सिर्फ यहाँ पे दिया है इतना ही, पर अगर आप बच्चों, मैं आपको मेरे हिसाब से बताऊँ तो अगर आपके जहन में ये चैप्टर आ गया तो आप मैथमेटिकल लॉजिक से हिसाब से आपका लॉजिक अबाउट द मैथ्स, फ्यूचर में आप जब भी किसी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना है तो वहाँ पे जो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, वहाँ पे लॉजिक की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर हेल्पफुल होगा, है ना। तो आपको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, ओके। चलिए देन लास्ट पॉइंट 6.1 कि लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग।
आपको मैंने पहले बोला कि विदाउट अ लॉजिक कोई भी बच्चा, कोई भी साइंटिस्ट सर्किट नहीं निकाल सकता। जबकि किसी साइंटिस्ट ने जो पहला सर्किट बनाया होगा, है ना, पास्ट में, भूतकाल में, तब उसके भी दिमाग में कोई लॉजिक आया होगा कि क्या काश मैं ऐसा करके ऐसा कर सकता हूँ। तो वो जो उसकी सोच थी उस टाइम पे, उसे हम लॉजिक बोलते हैं ना। किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिक लगाना, है ना। तो लॉजिक इज़ द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको मैंने अभी बोला कि इससे आपका IQ भी बढ़ता है ना। एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस। और साथ ही में आपको अगर लॉजिकल इक्विवेलेंस पता है या लॉगरिथमिक के हिसाब से आप लॉग पढ़ते हो, अरिथमेटिक चीज़ें पढ़ते हो, उसमें लॉजिक के हिसाब से ही करते हो आप लोग, तो उसके हिसाब से क्या वर्क करता है, कंप्यूटर का हर एक प्रोग्राम भी वर्क करता है ना। कंप्यूटर में अगर इनपुट डिवाइस नहीं होगा, जिसे आप बिट्स बोलते हो 1 और 0, तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। और उसके लिए क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, वो आपके दिमाग के अंदर से ही आएगा। चैप्टर को पढ़ोगे तब तक तो आएगा, पर बाद में भी आपको वो आना चाहिए सोचने के बाद। इसलिए आपकी जो क्रिएटिविटी है माइंड की, वो थोड़ी डिफरेंट रखो और हाई लेवल की रखो। ओके, चलिए अब देखिए, हमारा पहला तो कंटेंट हो गया यहाँ पर ख़त्म कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। होप सो सबको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे सेकंड कंटेंट की ओर कि स्टेटमेंट्स क्या होगा, देन उसकी ट्रूथ वैल्यूज कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, व्हाट इज स्टेटमेंट। अब एक्चुअली स्टेटमेंट क्या होता है कि देखिए, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव, जिसे आप असर्टिव बोलते हो, सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट्स आर, जिससे आप डिनोट भी कर सकते हो P से, Q से, R से, S से, ओके, सो ऑन। मतलब आप स्मॉल लेटर से, जो आपके ABCD में स्मॉल लेटर्स है, उससे आप किसी भी स्टेटमेंट को डिनोट कर सकते हो। पर यहाँ पे देखिए एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारे क्लास में मैंने एक बच्चे का नाम लिया कि वो आपके क्लास में है, तो एक बन गया स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। स्टेटमेंट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, है ना। तो मैंने अगर बोला कि मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, अगर मैंने बोला कि मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ओके, तो ये क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। ओके, और हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है ना, जिससे आप मराठी में पूर्ण विराम बोलते हो, है ना। फुल स्टॉप आता है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा कुछ तो भी, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको कि मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है, जिसे आप राजधानी बोलते हो। तो स्टेटमेंट का बोलना क्या है, इसका कहना क्या है कि मैं अगर स्टेटमेंट हूँ तो मेरे पास दो ट्रूथ वैल्यू पॉसिबल है। एक तो मैं दो, मतलब दो में से कोई भी एक, ओके, पर दो पॉसिबल इसलिए है, एक तो मैं ट्रू होऊंगा, मतलब मैं सही होऊंगा या फिर गलत होऊंगा। आपको जो मैं पढ़ा रहा, एक तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, इस तरह से, ठीक है। और आप बच्चे वीडियो देखते हो, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है, ये मुझे पता नहीं, ओके, ठीक है। तो उसी तरह से मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये तो स्टेटमेंट हो गया। फिर ये सही है या गलत है आपको निकालने आता है। तो आपको भी पता है बच्चों कि मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल है। अब ये सोचने में आपको क्या मैथ्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा, इसमें कोई एडिशन करनी पड़ी, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा का भाई साहब 1% भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसमें आपने क्या किया, सिर्फ सोचा कि मैंने ये कभी पढ़ा था क्या, हाँ, आपके दिमाग में लॉजिक लगा कि मैंने ये पढ़ा था कि मुंबई महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है, तो आपका लॉजिक लगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू इज द कैपिटल T। कैपिटल T वाई, बिकॉज अगर ट्रू है तो कैपिटल T, फॉल्स है तो कैपिटल F। समझ में आया, इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज स्टेटमेंट, नाउ फोकस ऑन हियर व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट समझ में आया तो उससे ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है, फिर भी एक बार पढ़ लो कि ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, कि कोई भी स्टेटमेंट एक तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट, है ना, बट अब देखिए यहाँ पे, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। मतलब अगर स्टेटमेंट कोई भी ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रूथ वैल्यू मतलब उस स्टेटमेंट की दी हुई वैल्यू क्या होगी, कैपिटल T होगी, अगर वो ट्रू है तो। और अगर वो फॉल्स है देन वी से दैट कैपिटल F इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट गिवन स्टेटमेंट, ओके। समझ में आया। पर एक चीज और कि वो तो एक क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, पर दोनों एक बार में नहीं होगा। क्या कोई भी चीज़ एक बार में सही या गलत हो सकती है क्या, नहीं, वो तो ये गलत होगी या फिर सही होगी। आपको भी पता है, आप छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, आपको पता है कोई भी दी हुई चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन
एक तो सही होगी या फिर गलत होगी, दोनों कैसे होगी, नहीं होगी ना इसी तरह से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको व्हाट इज स्टेटमेंट देन व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट आपके दिमाग में गया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ना, ये आपको टेक्स्ट बुक में देख लो कहीं नहीं मिलेगा। ओके, ये मैंने खुद के हिसाब से लिख के आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अभी 12th में भी गए हैं पर उनको अभी तक सेंटेंसेस के बारे में पता नहीं है। उन्होंने भले ही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है 10th तक, पर उनको अभी तक सेंटेंसेस याद नहीं है। हो सकता है किसी को याद है तो अच्छी बात है, पर किसी को याद नहीं है तो देख लो यहाँ पे, ये आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहला टाइप होगा डिक्लेरेटिव, या जिसे आप बोल सकते हो स्लैश मतलब और होता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो असर्टिव सेंटेंस। एक तो डिक्लेरेटिव बोलो उसे या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलो। तो एक्चुअली में होता क्या है कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ मिल गई कि कोई भी डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्लियर, जो क्या देता है, दे टेल अस समथिंग, मतलब वो आपको कुछ तो बताना चाहता है। ओके, दे गिव अस इंफॉर्मेशन। आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ओके, एंड दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप। आपको मैंने ये भी बताया कि दिया हुआ स्टेटमेंट असर्टिव है या फिर डिक्लेरेटिव है, वो नॉर्मली कहाँ से एंड होता है, फुल स्टॉप से, जिसे आप पूर्ण विराम बोलते हो मराठी में। ओके, एग्जाम्पल देख लो, कोई भी एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया आपको दो। फर्स्ट है सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस मतलब क्या करना, सन निकलना है ना, कहाँ से निकलता है, ईस्ट मतलब पूरब से। पूरब मतलब है ना, सन मतलब सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज मतलब मैंने बच्चों सूरज मतलब जो आसमान में आता है सबसे बड़ा तारा है ना, जिसके करीब जाना नामुमकिन है। फिलहाल साइंटिस्ट लोग वहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं पर नामुमकिन जैसा ही है। ठीक है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जिस तरह से सूरज कहाँ से निकलता है, पूरब से, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है। और एक इसका एंड भी कैसे हुआ है, फुल स्टॉप से। तो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, असर्टिव सेंटेंस तो है और साथ में क्या है, स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो क्या अब आप बोलोगे कि सर दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट तो है, तो इसकी आप ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। एक तो वो सही मतलब ट्रू होगा, गलत मतलब फॉल्स होगा। अब देख लो, क्या सूरज सही में पूरब से निकलता है? आप बोलोगे हाँ सर ये दिया हुआ स्टेटमेंट तो सही है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी। समझ में आया? पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी। इतना इजी है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया है, 5 × 2 = 10। ये भी एक स्टेटमेंट है, हालांकि यहाँ पे वर्ड नहीं दिया है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। तो आप बोलोगे सर नंबर भी स्टेटमेंट होगा क्या? हाँ बच्चों, ये इक्वेशन नहीं है क्या? देखो ये इक्वेशन है, मतलब एक स्टेटमेंट भी है ना। फिर ये गलत हो या सही हो कोई बात नहीं है, पर पहले ये क्या है, स्टेटमेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट तो बन गया। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है आप चेक कर लो। 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। इस तरह से आपको हर एक चीज पढ़ाऊंगा, आराम से आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। लिखो आराम से, आपको मैं पीडीएफ तो सेंड करूंगा। अब पढ़ते हैं सेकंड वाला। अब सेकंड है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क को क्वेश्चन। ये क्या करता है, आपको क्वेश्चन पूछता है, जिसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। दे आस्क अस समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दोनों का डिफरेंस देखो, इस पहले का और सेकंड का। पहले जो हमने पढ़ा ना अभी, क्या असर्टिव या डिक्लेरेटिव, वहां पे इंफॉर्मेशन एक्चुअली वो देता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या करता है, मांगता है कि भाई मुझे बताओ करके। ठीक है, दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, है ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस मार्क से एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से। जस्ट एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम तो सूरज महल है, आपको भी पता है। आपका नाम क्या है, मुझे भी पता है। अगर आप चाहो तो कमेंट में आपका नाम बता सकते हो, ठीक है। देन सेकंड, हाउ आर यू, यस आई एम फाइन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है ना। ये हो गया पूछना, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, दैट्स वाई आई आस्क अ क्वेश्चन। That type of sentence is called a interrogative sentence। समझ में आया? इतना इजी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने नीचे नोट में लिखा है, हालांकि नोट तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या नहीं होते, आर नॉट स्टेटमेंट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स नहीं होते,
समझ में आया क्या, दिमाग में गया? एक बार और सुन लो, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है वो कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन देता है क्या? नहीं, वो आपको इंफॉर्मेशन पूछता है। समझ में आया? ठीक है, पहला क्या था आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव, वो स्टेटमेंट था क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। यहाँ पे क्या होता है सेकंड में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाए थर्ड की ओर। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस गिव अ कमांड, ये कमांड देता है, मतलब कोई तो भी आपको कमांड दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, एडवाइस देना या सजेशन करना या वार्निंग देना, भाई साहब ए भाई आपके पास जितना पैसा है मुझे दे दो, ये तो वार्निंग हो गया है ना। या फिर अगर तू मेरे घर से बाहर नहीं गया तो फिर बाद में देखना मैं क्या करता हूँ। इस तरह के जो स्टेटमेंट से जो सेंटेंस होते हैं ना, उसे आप क्या बोलते हो? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हो। या फिर अ विश करना कि हे भगवान मुझे इस साल 12th में पास कर दो, आपको मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा, ये किसी की विश होती है। या कोई लोग विश करते हो, विश यू हैप्पी बर्थडे, ओके, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, इस तरह से। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, एक बार देख लो कि इंपरेटिव सेंटेंस में एक आप कमांड देते हो, किस चीज़ को कमांड देना, मतलब उसको कमांड देना मतलब उसको बोलना। जैसे मैं आपको कमांड करता हूँ कि बच्चों आपको होमवर्क करना है, ओके, तो ये मैंने आपको कमांड दे दी। देन रिक्वेस्ट करना मतलब प्लीज़ गिव मी योर पेन, आपके क्या आप मुझे पेन दे सकते हो, ये रिक्वेस्ट करना। एडवाइस देना मतलब किसी को भी आप एडवाइस देते हो कि भाई साहब इस तरह की पढ़ाई ऐसे ऐसे करो, है ना। या सजेशन करना, या फिर वार्निंग देना, या फिर कोई विश होती है उस टाइप के सेंटेंस को आप लोग क्या बोलते हो बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हो। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जांपल दिए मैंने कि फर्स्ट कि एक तो क्या होगा, ओपन द विंडो, ये कमांड हो गया, है ना। आपको मैंने कमांड दिया ओपन द विंडो, मतलब खिड़की को खोलो, तो आप लोग खिड़की ओपन करोगे, ये कमांड देना हो गया, इसे आप क्या बोलते हो? कमांड देना। तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट बन गया या सेंटेंस बन गया? हाँ, कौन से टाइप का बेटा? असर्टिव। ओके, अब देखिए सेकंड क्या है, प्लीज, सॉरी नॉट ए असर्टिव, सॉरी फॉर दैट, इंपरेटिव। ओके, मेरा ध्यान नहीं था थोड़ा बहुत, मुझे लगा असर्टिव है, तो ये बेटा इंपरेटिव है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस होगा इंपरेटिव बिकॉज दे गिव्स अस अ कमांड ओपन द विंडो। सेकंड क्या है, प्लीज गिव यूर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दो, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट करना हो गया। आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से, करते हो कि नहीं करते हो? प्लीज सर सेंड मी अ पीडीएफ, प्लीज सर सेंड अस अ स्क्रीनशॉट, प्लीज सर क्लियर माय डाउट। ओके, इस तरह से रिक्वेस्ट करने वाले या कमांड देने वाले, सजेशन करने वाले, एडवाइस देने वाले, वार्निंग देने वाले, विश करने वाले जो भी सेंटेंसेस है वो क्या नहीं होते? वो स्टेटमेंट नहीं होते। देख लो, इंपरेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं होते, क्योंकि अगर आप किसी से विश करोगे, कमांड करोगे, तो क्या वहां पे आपको ट्रूथ वैल्यू मिलेगी? क्या वहां पे आपको ट्रूथ वैल्यू मिलती है? एक चीज समझ लो कि जिस स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू मिलती है उसे आप क्या बोलते हो? स्टेटमेंट बोलते हो। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में आपको ट्रूथ वैल्यू निकालना पॉसिबल है, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसे आप स्टेटमेंट बोलते हो, इतना सिंपल है। पर यहां पे निकालना है क्या? पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इंपरेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। क्लियर? अब देखिए चौथा वाला, चौथा कौन सा है बेटा? चौथा कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप यूज करते हो डेली लाइफ में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम और शो द ग्रेट इमोशंस, अपने अंदर की इमोशन दिखाने के लिए वी विल यूज द एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसे आप इस तरह से लिखते हो। उल्टा आई, स्मॉल आई कैसा होता है? इस तरह से होता है ना। उल्टा अगर इसे किया जाए तो फिर पहले लाइन, उसके नीचे डॉट आएगा, है ना। तो देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों, देखिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, वाओ, कितना सुंदर ये स्थल या फिर प्लेस है, इसे आप बताने के लिए क्या करते हो? इमोशंस, आपके अंदर के जो इमोशंस है किसी भी चीज़ के बारे में बोलने के लिए, है ना। अगर आपके घर में कोई इंसान आया, अगर वो देखने को अच्छा है तो आप बोलोगे वाओ यू आर लुकिंग हैंडसम। ओके, तो इस तरह से जो आप वाओ यू आर लुकिंग हैंडसम, आपके अंदर की इमोशंस जो आप किसी को बताते हो उसे आप क्या बोलते हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर ओ माय गॉड, अगर कुछ देख लिया आपने, अगर आप रास्ते से जा रहे हो भाई साहब, आप रोड से निकल रहे हो और आपने अचानक किसी एक्सीडेंट को अगर देख लिया, भगवान करे एक्सीडेंट तो किसी का नहीं होना चाहिए, पर मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया एक्सीडेंटली, तो आप लोग क्या बोलोगे देखने के बाद? ओ माय गॉड। तो इस तरह से वो जो होगा ना आपके अंदर का इमोशन, डर के निकलने वाला इमोशंस,
डर के मारे, उसके पीछे भी क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो क्या इसमें से आप ट्रूथ टेबल निकाल सकते हो, ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर 101% हम नहीं निकाल सकते इसकी ट्रूथ वैल्यू, दैट्स वाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। क्लियर, सिंपल पोर्शन है, समझो बस। ओके, नाउ ओपन सेंटेंस। अब देखिए आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आपने डिक्लेरेटिव मतलब असर्टिव पढ़ा, उसके बाद आपने इंटरोगेटिव पढ़ा, देन इंपेरेटिव पढ़ा, अभी क्या पढ़ा आपने, एक्सक्लेमेटरी पढ़ा। अब ये क्या, ओपन सेंटेंस, खुला वाला सेंटेंस होता है क्या ये बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है देखो कि ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। पहले आपको दिया है कि दिया हुआ कोई भी ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट तो नहीं होता, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वाई? बिकॉज इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कैसे होगा देख लो एग्जाम्पल। पहला एग्जांपल दूंगा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ये ओपन सेंटेंस क्यों है, अब इसका देखो लॉजिक। क्योंकि ओपन सेंटेंस में क्या होता है कि वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, मतलब किसी के सोच के ऊपर। अगर मुझे मैथमेटिक्स क्या लगता है, इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये मुझे लगता है, पर ये जरूरी नहीं कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे, है ना। तो वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है उस बारे में, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। कोई भी सोच सकता है। अगर मुझे मैथ्स अगर अच्छा लगता है तो क्या पता आपको फिजिक्स अच्छा लगता होगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, दैट्स वाई दैट इज ए ओपन सेंटेंस। सेकंड देख लो, इट इज ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर, पर एक्चुअली क्या है वो ब्लैक इन कलर में, इट इज है ना। अब इट इज मतलब क्या है, यहाँ पे अगर दिया होता कि क्रो, क्रो मतलब क्या होता है, जिसे आप मराठी में कावड़ा बोलते हो या कौवा बोलते हो हिंदी में, कौवा, अगर यहाँ पे दिया होता क्रो इज इन ब्लैक इन कलर, तो हम क्या बोलते हैं, दिया हुआ स्टेटमेंट है। पर यहाँ पे क्या दिया है, इट इज ब्लैक इन कलर। इट इज मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ब्लैक बोर्ड ले लो, क्रो ले लो, आपके बाल ले लो, हेयर्स, ओके, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होना मतलब पर्सन टू पर्सन। एक तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड आएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं ब्लैक बोर्ड नहीं, हम क्या लेते हैं, हम लेंगे सर हेयर लेंगे, बाल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा हेयर। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, जो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं आप लोग, ओपन सेंटेंस बोलते हो। तो यहाँ से तो ट्रुथ वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं होता, दैट्स वाई दैट ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो बच्चों इस तरह से हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े हैं, पहले से लेकर असर्टिव, डिक्लेरेटिव, ओके, देन सेकंड पढ़ा हमने इंटरोगेटिव, थर्ड पढ़ा हमने क्या, इंपेरेटिव, फोर्थ पढ़ा अभी एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में अब ये पढ़ा हमने बच्चों क्या, ओपन सेंटेंसेस। ओके, तो इस तरह से स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट सिर्फ एक ही होता है, कौन सा बच्चों, स्टेटमेंट इसमें एक ही होगा, दैट वन इज द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। यही आपका क्या होगा बच्चों, स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये आपको इंफॉर्मेशन देता भी है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप भी होता है, एंड मेन थिंग कि उसमें से ट्रूथ वैल्यू निकालना पॉसिबल है, इट मीन्स एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, तो इस तरह से हमने पांचों के पांचों सेंटेंसेस पढ़ लिए, जिसमें से हमको काम में एक ही आएगा, मतलब बाकी के भी काम में आएंगे लिखने के लिए, पर ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए एक ही काम में, कौन सा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, जिस तरह से यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। मतलब आपको क्या बताना है कि दिए हुए क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन में या फिर कौन से सेंटेंसेस पहले स्टेटमेंट है, ये बताओ। अगर वो स्टेटमेंट है तो राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो क्या आया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, ओके, इन लॉजिक, लॉजिक लगा के बताओ कि दिए हुए स्टेटमेंट्स या फिर सेंटेंसेस स्टेटमेंट है क्या, अगर है देन यू राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। पहला देखिए, पहला क्या है, 6 × 4 = 25। ये क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट है, आपको मैंने अभी पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 6 × 4 करो तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन देना हो गया, फिर ये सही है या गलत है आप निकालो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। ओके, दिया हुआ स्टेटमेंट तो है, पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है, पर इधर कितना दिया है, 25 दिया है, दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्टेटमेंट, ये आपको लिखना होता है, बट विच इज ए फॉल्स, बट वो क्या है, गलत है, मतलब फॉल्स है। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एफ होगी। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, कैपिटल एफ होगा, ट्रू है तो कैपिटल टी होगा। ओके, देन ये आपका बन गया पहला क्वेश्चन। ओके, इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया होगा मुझे क्या बोलना है। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ए क्रिटिकल। नाउ देखिए बच्चों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
x प्लस 6 इक्वल टू 9। अब देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 9, आप क्या बोलोगे आप लोग, सर अगर x की जगह पे अगर 3 दिया होता तो हम क्या बोलते थे, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, तब ये स्टेटमेंट बनता था। पर यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, लुक एट हियर, x प्लस 6 इक्वल टू 9। ओके, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो x दिया है तो कोई भी बच्चा कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई 3 लेगा, किसी के दिमाग में आता ही नहीं तो वो 2 लेगा, है ना, कोई कुछ भी ले सकता है, या कोई 3.0 भी ले सकता है ना, इस तरह से किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। दैट्स वाई दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स वाई इट इज ए ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस क्या नहीं होता, स्टेटमेंट नहीं होता। और अगर ये स्टेटमेंट है ही नहीं तो ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे क्या, नहीं, तो आंसर यहाँ पे ही क्लोज कर लो। समझ में आया। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग। थर्ड क्या पूछ कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना। दैट्स वाई इट इज एन इंटरोगेटिव, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है एंड इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आया। देन फोर्थ देखो, प्लीज सिट डाउन, कृपया आप बैठिए। ओके, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना। और रिक्वेस्ट हम कहाँ पे करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं, है ना। दैट्स वाई इट इज ए रिक्वेस्ट एंड इट इज ए इंपरेटिव सेंटेंस, दैट्स वाई इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं तो ट्रुथ वैल्यू नहीं, ओके, तो लिखना भी नहीं, ठीक है। देन लास्ट वन 5 वाला, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखिए ये स्टेटमेंट होगा क्या, देख लो, है ना। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको कि कोई भी रियल नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर हो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इंफॉर्मेशन देना मतलब ये क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। दैट्स वाई इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ये सही भी है, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, आपको मैंने पढ़ा था 11th में, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। तो अगर रियल नंबर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, मतलब ट्रू होता है। समझ में आया। इतने आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, जो बहुत ही आसान हो गए। ओके, नाउ अब देखो थर्ड कंटेंट क्या है, ये मैं आपको अभी फास्ट में थोड़ा पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो ना बड़ा होना चाहिए, पर ये आपको आना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा एक्सरसाइज। देखिए क्या होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स, पढ़ेंगे थर्ड कंटेंट। हमने पहले 2 कंटेंट कवर कर लिए हैं, ये थर्ड पढ़ेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या होता है। देखिएगा मैंने इसको भी पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट अबाउट द लॉजिकल कनेक्टिव क्या होगा, उसकी डेफिनेशन, द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज टू कनेक्ट 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, देखिए एक बार और, लॉजिकल कनेक्टिव मतलब क्या होता है, द वर्ड और फ्रेजेज विच आर यूज टू कनेक्ट 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब कोई भी एक वर्ड होगा जिससे आप एंड बोलो, और बोलो, बट बोलो, इफ एंड ओनली इफ बोलो, इफ देन बोलो, इस तरह के जो वर्ड्स है ना, 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, है ना। अगर मैंने बोला कि, अगर मैंने आपको एक आध एग्जाम्पल दिया कि जस्ट लाइक वर्ड कि 3 इज ए रियल नंबर एंड 5 इज ए ऑड नंबर। ओके, दोनों को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, 3 इज ए रियल नंबर एंड 5 इज ए ऑड नंबर, है ना। तो एंड जो आपने जोड़ा है, जिसकी मदद से आपने दोनों स्टेटमेंट को आपस में लिया है, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब किसी भी 2 स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो भी आप वर्ड यूज करते हो, फिर चाहे वो एंड हो, है ना, फिर चाहे वो एंड हो या फिर और हो, ओके, या फिर बट हो, उस टाइप के फ्रेजेस को या फिर वर्ड को आप लोग क्या बोलते हो, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा, इजी है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, क्या होती है, ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या करना कि 2 चीज़ों का एक ही बताना। अब 2 चीज़ें मतलब कैसे, अगर माना जाए, अगर मैंने बोला कि राम और श्याम दोनों क्या है, भाई है, राम और श्याम दोनों सगे भाई है, ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, राम एंड श्याम आर ए ब्रदर्स, ओके, ब्रदर्स फ्रॉम वन फादर। ओके, मतलब एक ही पिता के 2 लड़के हैं, ऐसे हम बोलेंगे। ओके, तो वहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को बताने के लिए एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया। ओके, पर वहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव क्या थी, एंड थी, क्योंकि राम एंड श्याम बोला ना मैंने, पर दोनों को मैंने अलग अलग बताया क्या, नहीं, दोनों को जोड़ के बताया एक ही चीज़ में कि राम एंड श्याम आर द ब्रदर्स फ्रॉम द वन फादर। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखो, 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, कि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों को अलग बताने से अच्छा मैंने क्या कर लिया
3 and 5 आर प्राइम नंबर्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। कोई भी दो चीज़ों को एक ही स्टेटमेंट में बताना बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखेंगे कंपाउंड यानी क्या होता है। कंपाउंड मतलब देखो थर्ड पॉइंट में, इट इज इफ ए स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, ओके, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब जहां पे आपको सिंपल स्टेटमेंट की दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि 3 इज ए प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर। अब देखो अभी हमने क्या देखा कि 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, हमने दोनों को एक बार में बताया। यहाँ पे क्या किया, एक अलग लिखा, एक दूसरा अलग लिखा, है ना। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट को लिखने के लिए मैंने क्या यूज किया, कंपाउंड स्टेटमेंट यूज किया। समझ में आया। दो किसी भी अलग अलग चीज़ों को आपस में लिखने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव यूज करेंगे, एंड और कुछ तो भी, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, कोई भी दो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग स्टेटमेंट को लिखने के लिए, जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और दो सेम चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, दैट्स वेरी इजी। अब देखिए इस लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमें जो पढ़ना है, फ्रेजेस या वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, जैसे लाइक एंड यूज़ करना है, और करना है, इफ़ देन यूज़ करना है, उसके बाद हमें करना है इफ़ एंड ओनली इफ़। आपने ये पढ़ा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन एंड और आपने पढ़ा है। तो इसके लिए पढ़ेंगे इसके मेन कंटेंट्स, मेन पोर्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर एक बार देख लो, 10 मिनट में पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद बेसिक आपका हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज की तरफ। पहला है इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स में, पहला कनेक्टिव है कौन सा, कंजंक्शन। कंजंक्शन है ना। तो ये क्या होता है कंजंक्शन, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, है ना। किसी भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर आप कनेक्टिव एंड यूज करते हो, देन इट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। तो उसे आप क्या बोलते हो, कंजंक्शन। समझ में आया। किसी भी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो एंड, उस टाइप के फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, कंजंक्शन। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स इफ पी एंड क्यू, अगर आप बोलो पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है, आपको मैंने पहले बोला है कि हम स्मॉल लेटर से स्टेटमेंट को डिनोट कर सकते हैं, है ना, कि हम स्मॉल लेटर से स्टेटमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन, है ना, पी एंड क्यू हम कैसे लिखेंगे, पी एंड क्यू, पर ये तो हो गया वर्डिंग में, इट्स कॉल्ड अ कंजंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। तो बच्चों ये तो हो गया वर्ड में, पर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एंड का सिंबल इस तरह से आएगा, इस तरह से, मतलब उल्टा वी। आपने जो वी पढ़ा है किसमें, आपने जो वी पढ़ा है कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, उसका रिवर्स, उसका उल्टा करना। तो इस तरह से आपको लटकता हुआ ऐसा वी दिखे, उल्टा वी, इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो एंड को ही हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, उल्टा वी। समझ में आया, क्लियर है। देन इट इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखा था पी एंड क्यू, यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक में लिखा पी एंड क्यू, एंड का सिंबल देखे। एंड इट इज रीड एज पी कंजक्शन क्यू पढ़ो या फिर पी एंड क्यू पढ़ो। द कंजक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू, है ना। कंजक्शन पी एंड क्यू ट्रू कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखेंगे अभी। समझ में आया आपको, ये कंजक्शन मतलब एंड होता है जिसका सिंबल उल्टा वी होता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रूथ टेबल देख लो, ट्रूथ टेबल किस कैसे दिया है, ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन क्या है कि यहाँ पे पी लिखा है मैंने, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है एंड से हम क्या करते हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं ना। तो ऑब्वियसली मैंने एक पी लिया है स्मॉल पी, एक क्यू लिया है, तो मैंने टेबल कैसे बनाया, टेबल बनाना बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हो। पहले दो किसी वैल्यू को ट्रू ले लो, ट्रू ट्रू, देन दो फॉल्स फॉल्स। मैंने क्या लिखा, पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या लिखा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सेम है, सिमिलर है, सिंपल है। ओके, ट्रूथ टेबल बनाना बहुत ही आसान होता है। कोई भी दो स्टेटमेंट ले लो, मैंने यहाँ पे पी और क्यू लिया, पी को मैंने बोला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू को बोला ट्रू फॉल्स, ये आप इतना तो लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब देखिए ये वाला मेन है, ये जो मैंने लिखा है ये वाला सिंबल किसका है बच्चों, ये एंड का सिंबल है। तो अगर पी ट्रू होगा और क्यू भी अगर ट्रू होगा, तो उनका कंजक्शन जो बीच में एंड है, मतलब ट्रू एंड ट्रू, क्या होगा बच्चों, ये ट्रू होगा। समझ में आया। बाकी फिर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, एंड फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा। समझ में आया। कंजक्शन के टेबल में, है ना, एंड वाले ट्रूथ टेबल में आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर दोनों अगर स्टेटमेंट सही है,
दोनों अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कंजक्शन आपका क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी दिए हुए क्या होंगे, फॉल्स होंगे। इतना सिंपल शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखो कि कंजक्शन या फिर एंड वाले फॉर्म्स में अगर दो स्टेटमेंट सही है तो उनका कंजक्शन या फिर एंड क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो और बाकी जो बचे हुए तीन फॉर्मेट से ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स, वो क्या होंगे, ऑब्वियसली तीनों के तीनों फॉल्स ही होंगे। समझ में आया आपको, कंजक्शन ईजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी। कौन सी बच्चों, ऊपर में देखिए, इसे पढ़ो कि द कंजक्शन P एंड Q इज सेड टू बी ट्रू। ये ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब P एंड Q दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, दैट्स वाई ये ट्रू निकला है। बाकी बचे हुए क्या है, फॉल्स है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कंजक्शन में अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका एंड भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, बाकी फॉल्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल क्या है कि 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, 2 इज एन इवन नंबर एंड, अब देखिए इसे एंड से जोड़ा है, मतलब ये क्या बन गया, कंजक्शन, एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है और साथ में इसका ट्रूथ टेबल भी लिखना है, ट्रूथ वैल्यू भी लिखनी है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा हर एक स्टेटमेंट को। तो लेट स्मॉल p मतलब क्या होगा, आपको इस चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट आप एज्यूम करते हो वहाँ पे स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r या स्मॉल s तक ही लेना है, बाकी तो आपको आएंगे ही नहीं। ओके, तो लेट p इज टू 2 इज एन इवन नंबर, और q मतलब क्या लिया मैंने, सेकंड वाला स्टेटमेंट 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने एंड कहाँ पे लिखा, तो बच्चों जो भी आपका कनेक्टिव्स है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके हिसाब से आप सिंबॉलिक फॉर्म लोगे ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 इज एन इवन नंबर, सेकंड क्या है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दोनों को जोड़ने के लिए ही सिर्फ एंड लिखा है, समझ में आया। दैट्स वाई लेट p इज टू 2 इज ए इवन नंबर और q मतलब हमने क्या लिया है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q क्या होगी, अब देखो तो देख लो, जो p दिया है स्टेटमेंट क्या वो सही है क्या, p 2 इज एन इवन नंबर, हाँ 2 इवन नंबर होता है, दैट्स वाई p तो बन गया ट्रू, एंड q क्या बनेगा, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 निकलता है, दैट्स वाई q भी ट्रू निकल गया। इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ या ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p एंड q आर ट्रूथ एंड ट्रू रिस्पेक्टिवली। द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, लिखना आपको आसान है। अगर 2 इज एन इवन नंबर हमने अगर p एज्यूम किया है तो ऑब्वियसली p आएगा। ओके, और 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर हमने q एज्यूम किया है तो यहाँ पे q आएगा, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है, पर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो एंड का सिंबल क्या है, रिवर्स भी, तो यहाँ पे लिख लो उल्टा भी, ये बन गया सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आया, सिंपल है। ओके, किसी भी सिंपल वर्ड वाले स्टेटमेंट को आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, एंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दैट गिवन स्टेटमेंट, देखो ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या बनेगी, p एंड q ऐसे क्या बना है, स्टेटमेंट अगर बना है तो p क्या है, ट्रू है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया, q क्या है, ट्रू है, बीच में क्या है, एंड है। तो आपको पता है अगर कोई भी दो स्टेटमेंट अगर सही होते हैं, ट्रू अगर होते हैं, तो उनका एंड क्या आता है, ट्रू आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो देख लो इस टेबल में, अगर कोई भी दो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका आंसर क्या निकलता है, ट्रू निकलता है, ट्रूथ वैल्यू। समझ में आया, ये तो हो गया पहला हमारा। सेकंड भी बहुत ही ईजी है, डिसजंक्शन। तो सेकंड बच्चों आप लोग कर लोगे, और के लिए है, सेकंड भी जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट है, जिस तरह से हमने कंजक्शन कर लिया उस तरह से आपको डिसजंक्शन करना है। चलिए आप करो या ना करो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है डिसजंक्शन, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स और, वहाँ पे हमने एंड यूज किया था, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, then it is called as disjunction. In other words, if p and q are two statements then p or q is called as disjunction. It is denoted by p or q. अब देखिए वहाँ पे हमने उल्टा v मतलब एंड लिया था, यहाँ पे v समझ लो एक बार, v मतलब और होता है, ठीक है। यहाँ पे v जो सिंबल है उसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। एंड मतलब उल्टा v, और मतलब सिंपल v, समझ में आया। ये भी मतलब क्या होगा, और होगा, और उल्टा भी मतलब एंड होगा, बस इतना सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, एंड इज रीड एज, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, p डिसजंक्शन q पढ़ो या फिर p और q पढ़ो। द डिसजंक्शन p और q इज फॉल्स इफ एंड ओनली बोथ p एंड q आर फॉल्स, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लो, यहाँ पे आसान है कि आप p कैसे लिखते हो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो p इसे कैसे पढ़ते हो, p और q, सीधा v मतलब और होता है, उल्टा v मतलब क्या होता है बच्चों, एंड होता है, ठीक है।
तो दोनों अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका और क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। दोनों अगर स्टेटमेंट एक ट्रू और एक अगर फॉल्स है तो वो भी ट्रू बनेगा। दोनों अगर स्टेटमेंट अगर एक फॉल्स और एक अगर ट्रू है तो वो भी ट्रू बनेगा। पर अगर दोनों स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर गलत है और उनके बीच में अगर और आता है तो उसका मतलब वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द डिसजंक्शन P और Q इज फॉल्स। वो फॉल्स कब होगा, व्हेन P एंड Q आर फॉल्स। ओके, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। हमने एंड में क्या देखा कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट ट्रू है तो आने वाला एंड क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी बचे हुए फॉल्स होंगे। और में क्या होता है डिसजंक्शन में कि अगर कोई भी दो स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका डिसजंक्शन या और क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी बचे हुए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। इतनी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान में रखो अबाउट द एंड और। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल इसके लिए भी और के लिए कि ऑल द फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। एग्जांपल मैंने लिखा है, इसको भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है एंड ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट पी मतलब क्या होगा, ऑल फ्लावर्स आर रेड, बोल लो। क्यू मतलब क्या होगा, ऑल काउज आर रेड। सॉरी मैंने पी को एज्यूम किया ऑल फ्लावर्स आर रेड और क्यू को एज्यूम किया ऑल काउज आर ब्लैक। ओके, तो बीच में जो और है उसे आपको लिखना नहीं होता इसमें, ठीक है, ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में देना है इसलिए। देन द ट्रूथ वैल्यू, जो आप ट्रूथ वैल्यू लिखो अभी, पी एंड क्यू क्या होंगी, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, देखो ऑल फ्लावर्स आर रेड, सभी के सभी जो दिए हुए फूल है वो क्या होंगे, रेड होंगे। तो क्या बच्चों ये स्टेटमेंट है, देख लो ये स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं है। क्या सभी के सभी फ्लावर्स रेड होते हैं क्या, नहीं होते ना भाई साहब, कोई पिंक होते हैं, कोई ब्लू होते हैं। तो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सही है क्या, नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स आएगा। पर सेकंड देखो, ऑल काउज आर ब्लैक, सभी के सभी जो गाय होती है वो क्या ब्लैक होती है, हाँ जी, गाय कभी ब्लैक देखी है आपने, हाँ होती है, जिसे आप जर्सी गाय बोलते हो। पर क्या सभी की सभी गाय ब्लैक होती है, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और दो अगर स्टेटमेंट फॉल्स है और जिनके बीच में अगर और है उसे हम कैसे लिखते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू। ये पी बन गया, ये क्यू बन गया और बीच में क्या और मतलब ये वी। ओके, दैट्स वाई पी और क्यू। और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, पी और क्यू। पी मतलब आएगा फॉल्स, और फॉल्स क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है, अभी हमने देखा ऊपर के टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिसजंक्शन। थर्ड देखो, थर्ड है कंडीशनल, जिसे आप बोलते हो इम्प्लीकेशन। ये भी इजी है, जिस एक तो कंडीशनल बोलो या फिर इसे इम्प्लीकेशन बोलो, है ना। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ देन, अगर आपको इफ बीच में एक स्टेटमेंट आ रहा है उसके बाद देन अगर दिखता है ना, देन इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। इन अदर वर्ड्स, इफ पी आर क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन इफ पी एंड क्यू, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट दिए पी क्यू तो उसे हम कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन में कैसे पढ़ेंगे, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। ओके, इट इज कॉल्ड कंडीशनल एंड इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसे आप कैसे पढ़ोगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ये जो सिंबल है एरो वाला, जिसमें एक साइड में एरो है, सिर्फ एक साइड में जो एरो है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशन। दैट्स वाई पी इम्प्लीकेशन क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, पर मैक्सिमम आपको इस तरह के मिलेंगे। ओके, एंड इट इज रीड एज पी इम्प्लाइज क्यू और इफ पी देन क्यू। ओके, इफ पी देन क्यू, समझ में आया। चलिए अब इसमें भी आप देख लो ट्रूथ टेबल क्या है बच्चों, कि P होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अगर कोई भी दो स्टेटमेंट आपस में सही है ना, और उनके बीच में अगर इम्प्लीकेशन सिंबल है तो उसे हम ट्रू बोलेंगे। अगर एक ट्रू है दूसरा अगर फॉल्स है, उनके बीच में अगर इम्प्लीकेशन सिंबल है तो वो फॉल्स बनेगा। अगर एक फॉल्स दूसरा अगर ट्रू है तो वो ट्रू बनेगा, इम्प्लीकेशन उसका कंडीशनल। और अगर दोनों अगर फॉल्स है तो उनका कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन क्या बनेगा बच्चों, वो ट्रू बनेगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रूथ टेबल बच्चों सारे के सारे कनेक्टिव्स मतलब एंड और इफ एंड ओनली इफ या फिर इफ देन के लिए याद रखने हैं। आपको एग्जाम में ये टेबल नहीं मिलेंगे, आपको ये रटने हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू इज फॉल्स इफ एंड ओनली पी अगर ट्रू रहा और क्यू अगर फॉल्स रहा, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा अगर फॉल्स है, तभी क्या होगा, वो फॉल्स होगा। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो हमने एंड में शॉर्ट ट्रिक क्या देखी, एंड में याद कर लो, कंजक्शन में हमने शॉर्ट ट्रिक क्या देखी कि अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका एंड क्या होगा, ट्रू होगा। और में क्या देखा कि अगर दो स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका और क्या होगा, फॉल्स होगा।
इसमें क्या होता है इम्प्लीकेशन में कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड अगर फॉल्स है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, फॉल्स होता है, बचे हुए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। इतना सिंपल क्या इसमें लॉजिक है, ठीक है। चलिए, जिसमें आप क्या करते हो, देखो ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि हेयर या हियर, पी को आप क्या बोलते हो, पी मतलब पहले स्टेटमेंट को जिसे आप बोलते हो हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, एंटीसीडेंट, जो कुछ तो भी बताता है आपको। एंड क्यू इज कॉल्ड द कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस। ओके, आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे इफ पी देन क्यू अगर लिखा बच्चों, तो पी अगर कोई स्टेटमेंट जिसे आप एंटीसीडेंट अगर बोलते हो, अगर मैंने लिखा है ना, मुझे घर जाना है, नहीं, अगर मैंने बोला कि मैं घर जल्दी जाऊंगा, है ना, मैं घर जल्दी जाऊंगा, तो उसके बाद देन वाला जो पार्ट होता है तो वो बोलता है कि घर जाके क्या करेगा, है ना, देन मैं घर जाके आज जल्दी खाना खाऊंगा, है ना। तो देन के बाद जो भी पार्ट आता है उसे हम क्या बोलते हो, कंक्लूजन, कि आपको वो करना क्यों है, इस तरह से, ठीक है। सिंपल है बच्चों, आएगा आपको, मुझे बताने में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर बता रहे तो समझ में नहीं आ रहा, पर आप करो आराम से, आपको आएगा। जो ट्रूथ टेबल आपको समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत ईजी है कि इफ मुंबई अगर महाराष्ट्र में है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए इफ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देन दिया है, ये बन गया आपका कंडीशनल वाला फॉर्मेट। आपको पहले बोला जहाँ पे आपको इफ देखे और देन दिखे, इफ के बाद एक स्टेटमेंट आएगा और देन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, ओके, उसे आप क्या बोलते हो, कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन बोलते हो। तो ये क्या है, देखो इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या बन गया आपका, इंप्लीकेशन ही बन गया, कंडीशनल ही बन गया। ओके, तो लेट पी मतलब क्या होगा, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो आपको इफ नहीं लेना क्योंकि इफ तो आपके कनेक्टिव है, और देन भी आपको नहीं लिखना यहाँ पे, तो क्यू क्या होगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इफ और देन को छोड़ के आपको पी और क्यू को लिखना है, ठीक है, सिंपल है। देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू क्या होगी, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, मुंबई महाराष्ट्र में है क्या, हाँ है, तो ट्रू होगी। क्यू क्या है कि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हाँ भाई साहब दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल है। यहाँ पे आपका लॉजिक ही लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, दैट्स वाई इसे मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर का नाम दिया है। ओके, रिस्पेक्टिवली अब क्या लिखते हैं हम लोग, द गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, पी इंप्लीकेशन क्यू होगा बच्चों, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि अगर इफ और अगर देन दिया होता है तो उसे आप कैसे लिखते हो, पी इंप्लीकेशन, एरो वाला फॉर्मेट, पी इंप्लीकेशन क्यू, इसे आप पढ़ते हो इफ पी देन क्यू। ओके, तो और यहाँ पे दिया था, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि ये मुंबई इज इन महाराष्ट्र क्या बना आपका, ये पी लिखा आपने, और दिल्ली इज इन दिस द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे आपने क्यों लिखा, और बीच में क्या है, देन है, और स्टार्टिंग में इफ है, तो क्या आएगा, बीच में इंप्लीकेशन आएगा, मतलब पी इंप्लीकेशन क्यू। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू देखो क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी तो आपका है ट्रू और क्यू भी ट्रू है, तो इसलिए आपका पी इंप्लीकेशन क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आया, सिंपल है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट फॉर्मेशन के ऊपर। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, आई नो दैट बच्चों, पर देखो लास्ट ही कॉन्सेप्ट है, बस 5 मिनट का बचा है, फिर हो जाएगा हमारा वीडियो कंप्लीट, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे फोर्थ वाला, क्या है बच्चों, बायो कंडीशनल या बाय कंडीशनल। अभी तो पढ़ा हमने कंडीशनल, अब पढ़ेंगे बाय कंडीशनल। बाय मतलब दो, वहाँ पे हमने देखा सिर्फ इंप्लीकेशन, यहाँ पे देखेंगे डबल इंप्लीकेशन। देखिए क्या होता है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, वहाँ पे हमने क्या देखा, इफ देन दिखा, यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। In other words, if P and Q are two statements, then the P, then हम क्या बोलेंगे, P if and only Q, है ना। इसे कैसे पढ़ेंगे, P if and only if Q is called the biconditional and it is denoted by P if and only if Q। हमने कंडीशनल में क्या देखा कि एक एरो होता है, एक साइड में एरो दिया होता है, और बाय कंडीशनल में दोनों साइड में होता है। समझ में आ रहा, लेफ्ट में भी राइट में भी, इस तरह से, मतलब पी डबल इंप्लीकेशन, इसे आप डबल बोलते हो क्योंकि दोनों साइड में क्या है, एरो दिया है, डबल इंप्लीकेशन, या फिर पी डबल इंप्लाइज दैट भी लिख सकते हो क्यू। ओके, एंड इट इज रीड एज पी बाय कंडीशनल क्यू और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। और अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल, इजी आपको समझ में आया बच्चों। कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल मतलब डबल इंप्लीकेशन। कंडीशनल में क्या होता है, एक साइड में एरो होता है, और बाय कंडीशनल में दोनों साइड में एरो होता है, बस इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रूथ टेबल देखिए, बाय कंडीशनल के लिए पी लिखा हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपको लिखना आता है, आपको समझ में आया होगा। क्यों लिखना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, तो इनका बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन क्या होगा, अगर ट्रू ट्रू है तो इसका डबल इंप्लीकेशन ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो डबल इंप्लीकेशन फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो डबल इंप्लीकेशन फॉल्स आएगा,
और अगर फॉल्स फॉल्स है तो डबल इंप्लीकेशन ट्रू आएगा। अब इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखनी है, देखो कि अगर डबल इंप्लीकेशन में अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो वो ट्रू आएगा, और डबल इंप्लीकेशन में दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो वो भी ट्रू आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तब भी वो ट्रू आएगा डबल इंप्लीकेशन में, और दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तब भी वो ट्रू आएगा किस में, डबल इंप्लीकेशन में। और बाकी बचे हुए दो तो फॉल्स आएंगे ही। ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा। इतना सिंपल पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी डबल इंप्लीकेशन क्यू इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रू वैल्यूज। ओके, मतलब जब पी एंड क्यू के पास सेम ट्रूथ वैल्यूज होंगी तब वो क्या आएगा बेटा, तब वो ट्रू आएगा। हमने वही देखा ना कि पी के पास भी ट्रू है, क्यू के पास भी ट्रू है, दैट्स वाई उनका डबल इंप्लीकेशन क्या निकला, ट्रू निकला। या पी के पास भी फॉल्स है और क्यू के पास भी फॉल्स है, इसलिए उसका डबल इंप्लीकेशन ट्रू निकला। समझ में आया? अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, अगर मिल्क अगर सफ़ेद है, इफ एंड ओनली इफ सूरज कहाँ पे निकलेगा, वेस्ट में। तो आपको मैंने पहले बोला सूरज वेस्ट से निकलता है क्या? नहीं, सूरज पश्चिम से निकलता है क्या? नहीं, पश्चिम में सूरज जाता है, शाम को घर वापस जाता है, पर निकलता ईस्ट मतलब पूरब से है। तो देखिए पहले लेट पी मतलब क्या होगा, मिल्क इज वाइट, तो इफ एंड ओनली इफ पार्ट को छोड़ दो क्योंकि वो तो बन गया वो इफ एंड ओनली इफ। शायद मैंने यहाँ पे एंड लिखना भूल गया। ओके, आप यहाँ पे लिख लेना बच्चों इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो यहाँ पे इस इफ एंड ओनली इफ को साइड में रख दो क्योंकि वो दोनों को जोड़ रहा है। और पी क्यू क्या बनेगा, द सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, अब देखो इनका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, पी का क्या बनेगा, पी तो बनेगा फॉल्स या ट्रू। बताओ, मिल्क इज वाइट, क्या दूध सफेद होता है? तो आप बोलोगे यस सर, मिल्क इज वाइट, दैट्स वाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, दैट्स वाई कैपिटल टी। एंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दैट सेकंड क्यू इज फॉल्स, क्योंकि सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं निकलता, दैट्स वाई ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, कैपिटल एफ रिस्पेक्टिवली। द गिवन स्टेटमेंट इज सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, बिकॉज बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, अगर इफ देन है तो डबल इंप्लीकेशन नहीं लेना, सिंपल इंप्लीकेशन देना। इफ एंड ओनली इफ है तो डबल इंप्लीकेशन देना। ठीक है, एंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या होगी, पी तो है आपका, देखो बच्चों क्या है, पी आपका ट्रू है तो ट्रू, डबल इंप्लीकेशन फॉल्स। तो आपको मैंने अभी बोला अगर दोनों के पास अगर सेम ट्रूथ वैल्यू है तो वो होगी ट्रू, पर यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो डबल इंप्लीकेशन क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये चैप्टर के स्टार्टिंग के जो कंटेंट से बेसिक आपको समझ में आए होंगे। अब जो लास्ट पार्ट है इसमें निगेशन, तो निगेशन एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं, पढ़ा दूं। निगेशन मतलब क्या होता है, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब निगेटिव ना। ओके, मतलब फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी, किसी भी पी स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज डिफाइंड टू बी ट्रू, देन पी इज फॉल्स। ओके, एंड फॉल्स देन पी इज ट्रू, इज कॉल्ड द निगेशन ऑफ पी एंड डिनोटेड बाय, इस तरह से निगेशन ऑफ पी को आप दिखाते हो। मतलब निगेशन ऑफ पी मतलब क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव को निगेटिव करना, निगेटिव को पॉजिटिव करना। आपको समझ में आया? जिस तरह से माइनस काम नहीं करता है क्या, अगर -1 है तो माइनस ऑफ -1 क्या होगा, +1 होगा, और अगर +1 है तो ये +1 क्या होगा, -1 होगा। तो उसी तरह से निगेशन क्या करता है कि पॉजिटिव या फिर ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स करता है, फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू करता है ना। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल मैंने कैसे निकाला, देखो बच्चों आपको दिख रहा हो गया कि ट्रूथ टेबल में पी सिर्फ एक ही वैल्यू ली मैंने, एक तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। तो उसका निगेशन क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। समझ में आया? ये निगेशन ऑफ पी है, ये सिंपल पी है, ये निगेशन ऑफ पी है। तो अगर पी ट्रू होगा तो उसका निगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर पी फॉल्स है तो निगेशन ट्रू होगा। सिंपल है, निगेशन मतलब निगेटिव, पॉजिटिव को निगेटिव करना, निगेटिव को पॉजिटिव करना। और यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, कौन सी नोट बच्चों, कि निगेशन ऑफ निगेशन मतलब आपको पता है माइनस ऑफ -1 क्या होता है बच्चों, ये +1 होता है ना। उसी तरह से निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज ऑल्सो इटसेल्फ, मतलब अगर हम किसी भी स्टेटमेंट पी का डबल निगेशन लेंगे, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन अगर पी लेंगे तो सिंपल पी होगा ना। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इस तरह से निगेशन ऑफ निगेशन प्लस होगा, इसलिए सिंपल पी आएगा। तो ये बच्चों निगेशन क्या करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव करता है, नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। बस इतना ही यहाँ पे निगेशन का फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एग्जांपल बहुत ही ईजी है, आपको पता है
किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स करना या फॉल्स को ट्रू करना, ये काम किसका है? निगेशन का है। समझ में आया? होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट द understand the concept about the connectives, then what is mathematical logic, then what is the statements, sentences जो हमने पढ़े हैं, past sentences, सभी का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी और कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इंटरेस्टिंग है और मेन चीज़ यहाँ पे लॉजिकल है। ओके, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा बना है, थोड़ा नहीं बहुत ही बड़ा बना है, आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा बना है। तो आप देखो, आराम से समझो, 2 दिन लगाओ देखने को, पर इसको समझो क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। फिर हम कल से करेंगे एक्सरसाइज, कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए शुक्रिया। पढ़ाई करो बच्चों, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। पिछले चैप्टर के ऊपर आपकी टेस्ट होगी 6 तारीख को, है ना, 6 अप्रैल को आपकी टेस्ट, आपको पता है ना, आपको मैंने बताया था लाइव क्लास में। पर जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आए थे उनको बता दूँ, 6 तारीख को आपकी टेस्ट है। प्रिपेयर करो अभी को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, और इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो। ओके, सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। टेक केयर, कीप स्टडी, डू स्टडी, और लिखो, आपको नोट्स बनाना है खुद से, आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्माइल, बाय बाय।